मैनकाइंड फार्मा डिफरेंट टाइप की कंपनी है। ये सिप्ला सन फार्मा से अलग है बिकॉज ये 97% 95 से ज्यादा % जो अपना माल है इंडिया में बेचती है। तो इसको ना FDA का डर है, ना 483 का कोई इसको इंजेक्शन लगाएगा, ना कभी इसको कोई आकर छापा मारेगा, अलर्ट्स होगा, ना इनको आपको CNBC में फ्लैश आएगा कि ये कंपनी में यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि अमेरिका की जो FDA है वो बहुत स्ट्रिक्ट रहती है और बाकी सब हमारी फार्मा कंपनीज में वो एक प्रॉब्लम आती है कि FDA का एक काला बादल छाया हुआ रहता है, कब आके कौन क्या करे। उसका एक एडवांटेज है, उसका एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज उसका ये है कि आपका बिजनेस मॉडल जो है वो स्मूथ होता है, अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी स्मूथ होती है, मार्केट को झटका नहीं मिलता है। डिसएडवांटेज ये है कि यूएस जो इतना बड़ा मार्केट है उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं होता, आप डोमेस्टिक फोकस रहते हो। तो अगर आप ये देखें, प्रमोटर बहुत जीरो से स्टार्ट हुए थे, फर्स्ट जनरेशन केमिस्ट थे, आज से करीब 25 साल पहले वहां से काम स्टार्ट किया। और फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर जो होता है वो बहुत पैसा बनाते हैं। जैसे भारतीय एयरटेल जो थे वो फर्स्ट जनरेशन थे, पैंटालून रिटेल जिसमें मैंने पैसा बनाया वो फर्स्ट जनरेशन थे। फिर दूसरी बात है इन्फोसिस फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर थे। आप उसके बाद देखेंगे, आप आगे आ जाइए, पेज इंडस्ट्रीज फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर थे। तो जो फर्स्ट जनरेशन जो होते हैं वो बहुत पैसा बनाते हैं बिकॉज उसके अंदर भूख होती है और उनका जो रहता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, कुछ आगे बढ़ूं, कुछ अचीव करूं लाइफ में। तो वो हिसाब से फर्स्ट जनरेशन जो प्रमोटर होते हैं उनकी कंपनियों में पैसा लगाने से काफी पैसा बनता है। पीछे की अगर आप हिस्ट्री उठा लें, डीमार्ट फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर थे, हाँ बजाज फाइनेंस फर्स्ट जनरेशन नहीं था, लेकिन अगर आप HDFC लिमिटेड फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर थे, दीपक पारेख अगर आप देखेंगे तो नहीं करना चाहिए, उसमें थोड़ा फोकस से देखना चाहिए। सन फार्मा फर्स्ट जनरेशन था। आप जितने बड़े बड़े जो बिग अचीवर्स हैं स्टॉक मार्केट के, सारे मोस्टली फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर आपको मिले हैं। तो सिमिलरली मैनकाइंड वाले भी फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर है, लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ अगर आप इसका देखेंगे तो 12-13% का ग्रोथ है, बॉटम लाइन 15% का ग्रोथ है। और ये कोई खास उतना चमत्कारी ग्रोथ नहीं है कि इसको री रेटिंग कर दे, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी 30-35 टाइम्स FY23 पे बिक रहा है। मतलब कि स्टॉक में कोई बहुत सस्ता नहीं है IPO के प्राइस पे, और ना इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है, लेकिन बिजनेस बहुत सॉलिड है। मुझे लगता है ये IPO के प्राइस पे से ऊपर खुलेगा। आपको अगर IPO में अप्लाई कर रहे हो आप, तो IPO में इसको अप्लाई जरूर करो, लेकिन अगर अलॉटमेंट मिल जाएगा तो इसको बेचना नहीं चाहिए, इसको रख देना चाहिए अगले 2-3-4 साल के लिए। आपको स्टेडी रिटर्न इससे मिलता रहेगा। ROE इसका बहुत हाई है, 25% रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब 25% रिटर्न ऑन इक्विटी लाने के बाद भी 15% का टॉप लाइन क्यों हो रहा है? आप लोग पूछ सकते हो कि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है तो बॉटम लाइन जो है इसका 12% 15% क्यों हो रहा है टॉप लाइन बॉटम लाइन? वो इसलिए जरूरी नहीं है कि रिटर्न ऑन इक्विटी हाई होने से कंपनी ग्रोथ भी हाई करे। और अगर आप इसका मार्केट शेयर देखेंगे तो मेल कॉन्डोम में ऑलरेडी देयर 30%, प्रेगा जो इनका किट आता है उस पर भी, जो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो यूज होता है, उसमें भी ये मोटा मोटी आप 3/4 ऑफ द मार्केट लेके बैठे हैं। तो जब आप खुद इतने बड़े हो जाते हैं मार्केट का ना, तो फिर आप उसको पुश नहीं कर सकते आगे, बिकॉज मार्केट आप खुद ही डोमिनेट करते हैं और आप खुद ही मार्केट का इतना बड़ा हिस्सा होते हैं। तो जब आप मार्केट सेम कंसेप्ट जो हम एशियन पेंट में बोलते हैं, जो मारुति में बोलते हैं, जो पिडिलाइट में बोलते हैं कि अगर आप खुद मार्केट का 50%, 60%, 30-40% हिस्सा हो जाते हो तो फिर आपको वहां से एक्सपैंड होने में बहुत मुश्किल होती है। और अगर आप मैनकाइंड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो IPO प्राइस है, उस IPO प्राइस में डायल्यूशन भी ज्यादा नहीं है। 40-45,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप पे लिस्ट करेगा, और वो मार्केट कैप मुझे लगता है कि रीजनेबल है, बिकॉज ये फार्मा कम कंज्यूमर कंपनी, अगर आप मुझसे पूछे तो ये फार्मा कंपनी नहीं है, बिकॉज इसमें फार्मा की अनसर्टेनिटीज नहीं है। तो ये इजिली ये स्टॉक, अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि आप अगर अभी वेट करोगे कि मैं इसको सस्ता होने पे लूंगा तो शायद सस्ता ना हो, और अगर ये सस्ता होगा तो पूरा मार्केट गिरेगा, तो आपको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज आएगा नहीं। इसे किसी और फार्मा कंपनी से कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कंपैरिजन के लिए और कुछ है। इंडिया में बोलते हैं 80% से ऊपर जो डॉक्टर्स हैं वो इसकी दवाई रिकमेंड करते हैं और इसके प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं। ये आगे डिफरेंट अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को भी एक्सपैंड करेगा, डिफरेंट दवाइयों में जाएगा। तो ले देकर कहानी अच्छी है, सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये है कि इसमें कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ग्रोथ नहीं है। तो अगर ये 30% ग्रोथ होता तो मैं बोलता कि कुछ भी करके बस ले लो शेयर। तो किसी भी अगर आप मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे ना तो वो बताता है कि प्रॉफिट ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा। बिकॉज अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आ गए तो उसके बाद सिर्फ डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट है, दो चीज जो कंपनी के हाथ में नहीं है। वो ऑलरेडी आपने जो कैपिटल एक्सपैंड किया है उसका डिप्रिसिएशन आएगा, और जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट आएगा, दोनों फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आपको डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, एमोर्टाइजेशन और टैक्स, ये 3-4 चीजें जो कंपनी के हाथ में ज्यादा होती नहीं है। तो इसीलिए हम मार्जिन ज्यादा देखते हैं बजाय कि हम ये देखें कि पैट कितना आया और EPS कितना आया। वैसे कई बार तो ये भी कंसेप्ट होता है कि अगर आप कंपनी देख रहे हैं तो आप ग्रॉस प्रॉफिट देखें सीधा, उसके अलावा कुछ ना देखें, बिकॉज जब कंपनी एक्सपेंशन मोड में होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे वाले सारे खर्चे डबल होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो अपना स्टोर काउंट डबल कर रही है, 50% बढ़ा रही है स्टोर काउंट हर एक साल। तो 50% स्टोर काउंट जब बढ़ाएगी तो उसकी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ेगा, उसका रेंट बढ़ेगा, उसका सब कुछ बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। बट आपको ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पे देखना है कंपनी क्या कमा रही है, बिकॉज अगर वो एक्सपेंशन बंद कर देगी तो आप देखेंगे कि कंपनी में प्रॉफिट बढ़ गया। अगर वो एक्सपेंशन करती रहेगी, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, तो आप देखेंगे उसका नेट प्रॉफिट घट गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट देखने से आपको एक सेंस आता है कि कंपनी को कैसे देखना चाहिए। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग। आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज मुझे भी लगेगा कि हाँ कुछ मोमेंटम बन रहा है। नहीं तो अगर मोमेंटम ही नहीं बनेगा तो कुछ तो
आदमी को एक्साइटेड होने के लिए और थोड़ा सा पैशनेट होने के लिए सामने से भी तो रिस्पॉन्स देखना पड़ता है ना। HDFC लाइफ गिव 15% CAGR फॉर द नेक्स्ट 10 years। आई थिंक सो वो जो भी आप भाव ले लो HDFC लाइफ का। जब आप ऊंचा महंगा शेयर खरीदते हो और उसको लंबा रखते हो, तो जब आप महंगा शेयर को लंबा रखते हो तो इनिशियल महंगा खरीदा हुआ का इंपैक्ट नहीं आता। तो मुझे लगता है 15% CAGR HDFC लाइफ में आ सकता है अगले 10 साल तक। वैसे पॉसिबल दैट कंपनी नेट प्रॉफिट डिक्लाइंड बट EPS इंक्रीज्ड। आप लोग सोचिए क्या आंसर होगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट घटेगा और EPS बढ़ेगा। EPS क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट प्रॉफिट अगर घट गया और EPS बढ़ गया, ऐसा हो सकता है? कभी भी हो सकता है। अगर कंपनी बिग बैंग बायबैक्स करे तो अगर आप बायबैक करोगे तो EPS आपका क्या होता है? नेट प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नेट प्रॉफिट घट गया और नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा घटा दिया आपने सारे पैसे लेकर बायबैक कर दिया। फॉर एग्जांपल कंपनी ने बहुत बड़ा लैंड बेचा, लैंड के पैसे से आधा कैपिटल खरीद लिया वापस और नेट प्रॉफिट से 10% घटा था, देखोगे EPS बढ़ गया। तो इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग रेवलेशन होना चाहिए। हम डिस्कशन करना चाहिए कि एप्पल कितना बायबैक किया है और बायबैक से कैसे शेयर बढ़ता है, ये हम बाद में करेंगे।